आदरणीय नासिरा जी, मंचासीन सभी विद्वान और साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम नासिरा जी की इस बहुत बड़े काम के ऊपर एक बार यहाँ पे नज़र डालने के लिए इकट्ठा हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उसका जो नाम है अदब में बाई पसली, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रूपक लिए है। अगर हम पूरा का पूरा देखें, अदब में बाई पसली, जिसके बारे में नासिरा जी ने बात भी की है। अब अलग अलग कालखंड के चलते अगर हम इतिहास को देखें तो हम एक बात हमारे जहन में सहज ही आती है कि क्या पुराना दौर जो चला गया है उस दौर से नया दौर कुछ सीखता है कि नहीं सीखता। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसे कई बार भ्रामक और गैर ज़रूरी तर्क उनको सामने रख कर के इतिहास की जो बर्बरियत है या क्रूरता है उसको कम करने की भी बात की जाती है कि इतिहास तो दोहराता है हर दौर में। लेकिन सच तो ये है कि वैज्ञानिक चेतना का स्वरूप हर कालखंड में रहा है, और ये भी सच है कि उस वैज्ञानिक चेतना का विरोध करने वाले भी रहे हैं हर दौर में। मगर उसे जो पीछे ले जाने की जो बात करते हैं, उस वैज्ञानिक चेतना के उस पूरे स्वरूप को, उस पूरे विकास को वो कर नहीं पाते हैं, किसी सूरत नहीं कर पाते। ये जो मैं बात जहाँ से शुरू की है मैंने, शायद ये कहीं ना कहीं आगे वहाँ से जुड़ती है जहाँ मैं जिस नाटक की बात मैं अभी करने जाऊँगा। प्रगति की जो धार होती है वो कहीं ना कहीं असहमति और सहमति के बीच में उसके द्वंद्व से निकल करके आती है। और सहमति और असहमति का द्वंद्व भी वहीं लागू होता है जब सामने वाला सुनने को तैयार हो। अगर वो बंद मानसिकता के साथ आएगा सामने तो शायद वो सहमति और असहमति का कोई माने नहीं है। गैलीलियो, कोपरनिकस, हिपेशिया, कैसे कैसे लोग रहे जिनको जलाया गया, जिनको मारा गया, जिनके टुकड़े करके चौराहे पर टांग दिए गए, उनकी लाइब्रेरीज की फूंक दी गई। इतिहास भरा पड़ा है। और अपनी वैज्ञानिकता के लिए जो न केवल जाने गए बल्कि अपनी व्यवस्था, उस व्यवस्था से सीधे सीधे टकरा करके आगे भी उन्होंने लिखना जारी रखा। लेकिन जरा हम सोचें इस चीज़ को कि अगर वो इस तरह की बेफिजूल की बातों में अगर ना टकराए होते तो शायद उन्होंने और ज़्यादा अच्छा लिखा होता। अभी बहुत सारा एनर्जी हमारे राइटर्स की इसमें जाती है कि किसको कैसा लगेगा, व्यवस्था को कैसा लगेगा। इसमें बहुत बड़ा जो नुक्ता है, ये हमारी एनर्जी को कहीं ना कहीं डाउन करता है। दरअसल उनकी बहुत सारी जो ऊर्जा है वो नई नई खोजों और मनोवृत्तियों पर काम करने की बजाय इस बात पर लगती रहती है कि कट्टरपंथियों के सुर और तेवरों का सामना कैसे करना है। और जो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे सिर्फ इसी चीज़ को देखने को लालायित है कि उनकी एक ख्याली दुनिया है, उस दुनिया को वो कैसे संरक्षित कर सकते हैं। और ये संरक्षण इंसानियत को तहस नहस करने की शर्त पर भी। और यही कारण है कि एक जानवर की कीमत इंसान की कीमत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़्यादा कीमती हो जाती है। और इसको आज के दौर में हमने देखा भी है और देख भी रहे हैं। और यही लोग हैं, इसी तरह के लोग हैं जो बर्बरियत को बढ़ावा देते हैं या उसका पुष्ट करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने लोकायत और जिन्होंने चारवाक संस्कृति को तहस नहस किया, उनको उजाड़ा, पूरे लिटरेचर को ख़त्म किया। नासिर शर्मा ने इसी कालखंड की तमाम विषमताओं को रखते हुए एक उनका उपन्यास है, उनका एक कहानी संग्रह है इब्ने मरियम, खूबसूरत है। 11 मुल्कों की 13 कहानियां हैं और उसमें यहूदियों और फिलिस्तीनियों की पीड़ा को जब वो महसूस करती हैं, अलग अलग कालखंड में देखती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खासतौर से यहूदियों और इजरायलियों की। अब ज़रा उसको देखेंगे, उनका दो पक्ष वो जब देखती हैं तो वो खुद पीड़ित होती हैं इस चीज़ से। और इस संज्ञा की भूमिका में नासिरा शर्मा ने साफ तौर पर रखा है कि एक पीढ़ी
अपनी गुजरी हुई पीढ़ी के अनुभव से लाभ क्यों नहीं उठा पाती है? मध्य पूर्वी देशों पर नासरा शर्मा ने बहुत काम किया है, जैसा अभी ओम जी ने बताया। उसे दोबारा से एक्चुअली कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कहने की नहीं, समझने की ज़रूरत है, और उस काम को पढ़ने की ज़रूरत है, और उससे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे देशों की दीवारें देखते ही देखते ऊंची हो जाती हैं, कैसे एक मुल्क में एक और मुल्क सांस लेने लगता है, और देखते देखते आप अपने घर में परायेपन के एहसास से भर जाते हैं। ये इजराइल में, ये फिलिस्तीन में, ये जर्मनी में, ये हिंदुस्तान में, हम जरा व्यापक नजरिए से देखें तो शायद ही हो रहा है। और ये परायापन कालांतर में आपकी सोच में दाखिल हो जाता है, और उस सूरत में क्या क्या चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल है। देश, समाज, घर, लोग, रिश्ते, और न जाने क्या क्या। अदब में बाई पसली का काम नासरा जी का बहुत बड़ा काम है। यकीनन ये काम कई सालों की उनकी मेहनत का नतीजा है, जिसे उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्वक, वाकई धैर्य इसलिए क्योंकि जब भी पिछले दिनों बात होती थी नासरा जी से, उन्होंने कभी इस तरह का अपने रचनात्मक जो काम चल रहा है उनका, वो चल रहा है, उसको उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया। मैं धैर्य इस सेंस में कह रहा हूँ, बड़े इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ सारे ट्रांसलेशंस करना, उनकी भूमिकाएं लिखना, उनके परिचय लिखना, ये कम काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और 6 वॉल्यूम में जो उनका काम आया है, एफ्रो एशियाई कविताएं, एफ्रो एशियाई कहानियाँ, उपन्यास, लघु उपन्यास, नाटक, भारतीय उर्दू कहानियाँ, भारतीयतर उर्दू कहानियाँ, ये सब के बीच में जो रिसर्च वर्क है, दैट इज़ रियली रिमार्केबल। अब सवाल उठता है कि एफ्रो एशियाई क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, एफ्रो एशियाई क्यों? शायद एफ्रो एशियाई कविताएं या कहानियाँ या पूरा लिटरेचर या उपन्यास, कदाचित इससे लेखक की प्रतिबद्धता और पक्षधरता भी निकलती है कि वही मुल्क हैं इसमें जो तीसरी दुनिया के देश हैं, वो जो कि अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि उनकी शायद एक पक्षधरता को अपने लिटरेचर में कहाँ उनका ठहरती है पक्षधरता, इसको स्पष्ट करके जाते हैं। यहाँ पर सभी जाहिर बात है, अभी ओम जी ने इशारा भी किया कि वॉल्यूम नंबर 4 पे ही बोलना है मुझे, तो डेफिनेटली अगर हम इसमें 3 नाटक हैं, बड़े खूबसूरत नाटक हैं तीनों ही। तौफीक अल हकीम का नाटक, पुरोहितों द्वारा मानवीय कठपुतलियों का तमाशा। एक और नाटक है गौहर मुराद का नाटक पशुबाड़ा, और बेसिकली रिफत सरोज का नाटक है प्रवीण राय। हम इसमें बेसिकली इसी अंक के अंदर आगा हश्र कश्मीरी, जो कि पारसी थिएटर के एक जाने माने हस्ताक्षर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और बेसिकली वाजिद अली शाह जो उर्दू के पहले नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंगली उनके बारे में जो डिटेल दी है वाकई बहुत बढ़िया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी हम जरा गौहर मुराद का जो नाटक है पशुबाड़ा, उसको ज़रा देखें। पशुबाड़ा को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं महसूस करता रहा कि ये मीम एक नाटक का पात्र है। मीम जो नाटक में एक विख्यात लेखक है, आखिरकार है कौन? नरेंद्र डोभालकर, कलबुर्गी, गोविंद पंसारे या गौरी लंकेश, जिसे एक बहुत बड़े सुनसान घर में धोखे और चालबाजी के चलते कैद कर दिया गया है, जिस पर तरह तरह के आरोपों को मढ़ा जाता है, उन्हें साबित करने के लिए तथ्यों को गढ़ा जाता है। कैसे? इसे नाटक की परतों को पढ़कर और समझकर और खेलकर समझा जा सकता है। और इसका क्लाइमैक्स तो देखिए, क्लाइमैक्स में जब इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेशन के दरमियान मीम से जब सवाल किए जाते हैं, जज सवाल करता है, मीम चुप रहता है। अपनी सारी कुव्वत के बावजूद मीम ने चुप रहने का फैसला किया है। जज उसे मारता है, मीम चुप रहता है। उसी दौरान एक गजब का नाटकीय मोड़ सामने आता है। जज के मारने के दरमियान दूसरा मर्द
इसके अंदर पात्र हैं दूसरा मर्द, पहला मर्द, तीसरा मर्द। इसी के मारने के दरमियान जो दूसरा मर्द है, जो कि उतना ही बेदर्द है, अपनी तरफ से बना बनाकर मीम की बोली बोलने लगता है। कोड़ों की मार के बीच दूसरा मर्द एकाएक कहता है, हां हां, वो बोला। जब जज ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मीम चुप है। बोले मैं पूछ रहा हूं नाम क्या है, वो चुप है। वो पूछा मैं मारूंगा बहुत, तो नाम क्या है, वो फिर भी नहीं बोलता। उसको मारना शुरू करता है, कोड़े मारता है, कोड़े मारता है, कोड़े मारता है। मारते मारते जो दूसरा मर्द है वो कहता है नहीं नहीं, अभी मैंने सुना इसने कुछ बोला, हाँ हाँ। तो दूसरे ने कहा हाँ हाँ बोला, तीसरे ने बोला हाँ हाँ बोला, इसने अपना नाम बताया। हाँ, तभी तो मैं कह रहा था कि मेरे जैसे आदमी के चलते तू बोलेगा नहीं, मैं जज हूं। एक सच कैसे बार बार झूठ में तब्दील हो रहा है, और एक झूठ कैसे बार बार बोल करके सच में तब्दील हो रहा है, इस नाटक की खूबसूरती है। मुझे नहीं लगता है कि ये नाटक एक्चुअली 1969 में लिखा हुआ नाटक है। मुझे लगता है ये आज की कहानी है, आज की हिंदुस्तान की कहानी है। ये ईरान की कहानी नहीं लगती मुझे हिंदुस्तान की कहानी लगती है। अवसरवादिता और भोड़ा और राजनीति का जो भोड़ा स्वरूप है, कैसे एक परिवार और समाज को कुरूपित करता है, इसे दिखाना इस नाटक की गजब की ताकत है। एक पूरी साजिश में कौन कौन शामिल है और कैसे शामिल है और क्यों शामिल है, इस नाटक की बहुपरतीय जो संरचना है उससे अच्छे से निकल के आता है। और उस समय उसका अपना चाचा भी शामिल है, उस्ताद भी शामिल है। मीम के पिता, चाचा, उस्ताद के विभिन्न चेहरों की विभिन्न परतों को उद्घाटित करता ये नाटक हमें लगता है कि 1969 का नहीं, आज का लिखा नाटक है, जो एक बहस पैदा करता है। बहस पैदा करता है नाटक, वो बहस जो सच के लिए की जाती है, वो बहस जो झूठ की बिना पर खड़े किए गए महलों को गिराने के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि सच की बिना पर, बिना चकाचौंध और दिखावे के इंसान की जिंदगी को सामाजिक सुरक्षा पैदा करना। जिस साफगोई और हौसले के साथ गौहर मुराद जैसा अदीब अपनी बात पशुबाड़ा जैसे नाटक के जरिए पाठकों तक पहुंचाता है, ऐसे बहुत कम नाटक हैं जो मैंने पढ़े हैं। बहुत होंगे, हो सकता है हो, लेकिन मैंने बहुत कम पढ़े हैं। जिसमें एक नाटक राजकमल नहीं छापा है उसको, उद्ध्वस्त धर्मशाला, जीपी देशपांडे का नाटक, खूबसूरत नाटक है। प्रोफेसर कुलकर्णी पर केस चलता है, जेएनयू के प्रोफेसर हैं वो, उन पर केस चलता है, लगातार झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उन पर लगातार आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर कुलकर्णी अपनी पूरी शिद्दत, पूरे संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं। तो वो नाटक भी मुझे, जब इसको पढ़ रहा था, मुझे उद्ध्वस्त धर्मशाला जबरदस्त याद आया, जिसमें प्रोफेसर कुलकर्णी साफ तौर पर कहता है माई लाइफ इज ओपन लाइफ, माई लाइफ इज एन ओपन बुक एक्चुअली। तो अब मैं आता हूं इस नाटक की जो संवादों की जो गर्मी है, हरारत है, जो पाठक के तौर पर न केवल हम महसूस करते हैं, बल्कि एक विरोध, एक गुस्सा, एक पीड़ा संवादों के जरिए हमारे अंदर जाती है, हम जज्ब करते हैं उसको। गौहर मुराद के शब्दों की संवेदना, ह्यूमर, विट, हम जो कहते हो कैसे महसूस कर पाते हैं। नाटक को पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है कि हम फारसी से अनुवादित किसी नाटक को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि गौहर मुराद ने ये नाटक हिंदुस्तानी में जिसके अभी जिक्र हो रही थी, हिंदुस्तानी में हमारे लिए लिखा है, हिंदुस्तान के लिए लिखा है, ऐसा बिल्कुल साफ प्रतीत होता ना, आज के दौर के लिए लिखा है। नासरा शर्मा की भाषा की खूबसूरती है ये, जो उन्होंने अनुवाद किया है। ये भाषा हम तक जो आ रही है, ये नासरा शर्मा की भाषा है। नासरा शर्मा जिस तरीके से पात्रों को लेकर के, किस तरीके से किन शब्दों का चयन करना है, खूबसूरत चयन किया गया है, पीड़ा को दिखाने के लिए, उन गैप्स को दिखाने के लिए। नाटक के अंदर पॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखते हैं। मैंने कई जगह देखा बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पे पॉज आ रहा है, कहां पे चीख रहा है, कहां पे आपको फंस जाना है। मूवमेंट को भी संवाद के जरिए जिस तरीके से दिखाया गया है, इट्स मतलब रियली बहुत अच्छा, अच्छे से निकल के आया है।
पात्रों के अनुरूप संवाद करने की जो कला है नासिरा शर्मा के अंदर बहुत है। आप जरा देखिएगा, खलील जिब्रान, पहला अंक 1 में खलील जिब्रान के साथ बात कर रही हैं। खलील जिब्रान के साथ संवाद चल रहे हैं, उनके लगातार बात कर रही हैं। खलील जिब्रान आ गए हैं, उनके साथ बात हो रही है। आप देखिए इराक की मर्जीना जो पात्र है, मेरे ख्याल हम सब लोग परिचित होंगे, अली बाबा 40 चोर। मर्जीना के साथ नासिरा शर्मा के संवाद हैं, वो बात करती हैं, गजब के संवाद हैं। तो संवादों के साथ नासिरा जी का जाना गजब का है। उस कथोपकथन को किस तरीके से वो अपनी भाषा का अपने हिस्सा बनाती हैं, कितनी खूबसूरती के साथ अपने उसको रख पाती हैं, ये उनकी राइटिंग की ताकत है। मुझे याद आता है कि वो 2011 में एक बार जनवरी 2011 की बात है, भोपाल से फ़ोन आया कमला प्रसाद जी का। कमला प्रसाद जी ने कहा कि वो जो आप नासिरा जी का जो इंटरव्यू ले रहे हैं तुरंत भेजिए। मैंने कहा अभी तो मैंने ट्रांसक्राइब किया है उसको, अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। बोले नहीं, जितना जल्दी हो सकता है भेज दीजिए, मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से जल्दी उसे दे के जाऊँ। मैं नहीं समझ पाया कि दे के जाऊँ मतलब कहीं जाना है ना। तो मैंने नासिरा जी से पूछा कि वो ऐसे ऐसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं दे के जाऊँ, तो उन्होंने नासिरा जी ने बताया कि वो बीमार चल रहे हैं आजकल। ये जनवरी की बात थी। उन्होंने 8 दिन बाद फिर फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अब वो जिस शक्ल में है ना, प्लीज़ ज़रा जल्दी कर दो, मैं चाहता हूँ उसको अपनी ज़िंदगी में दे के जाऊँ। क्योंकि नासिरा शर्मा के ऊपर मैं ये लेट विलंब से निकाल रहा हूँ। वसुधा का अंक था, वसुधा का एक विशेष अंक था, मैं विलंब से निकाल रहा हूँ, लेट निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे अपनी ज़िंदगी में निकाल के जाऊँ। लेकिन ये हसरत उनकी पूरी नहीं हो पाई। हम मार्च 18-19 में उनका इंतकाल हो गया था। तो मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि भाषा के जो मुरीद हैं कहाँ कहाँ हैं। भाषा की कई बातें उन्होंने मुझे कही हैं कि जिस तरह की भाषा नासिरा इस्तेमाल करती हैं वो गज़ब की होती है। अदब की बाई पसली के इस वॉल्यूम में गौहर मुराद के साथ नासिरा जी की बातचीत भी पढ़ने लायक है। एक सवाल के जवाब में कि आपकी नज़र में ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है या फिर वे शब्द जो आप कागज़ पर लिखते हैं। गौहर मुराद कहते हैं शब्द ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती शब्द हैं। इनकी एक जो बातचीत है इसको थोड़ा सा उसके सेंस को लेने के लिए मैं 1-2 संवाद जो उन्होंने किए हैं उसको मैं करता हूँ। नासिरा जी क्वेश्चन करती हैं, सामाजिक स्थिति को कैसे देखते हैं? गौहर मुराद, 1000 तरह के नमूने रोज देखने को मिलते हैं। औरतों का अपमान आकाश छू रहा है। मर्द औरत में फर्क नहीं, जो भी चीज उन्हें बुरी लगती है उसके वो दुश्मन है। ऐसी हलचल, ऐसी बदहवासी, जब आप दिमागी तौर से परेशान हो तो क्या खाक लिखेंगे? नासिरा शर्मा, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस दौर में शेक्सपियर होता तो वो क्या करता? गौहर मुराद, लिख डालता ट्रेजेडी। हंस जाते हैं नासिरा जी। कुछ लोगों का ख्याल है कि हर इंकलाब में ऐसा होता है। गौहर मुराद, ये वही लोग कह सकते हैं जो सत्ता में हैं। उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन है जबकि आम आदमी भागने की मनोवृत्ति अपना चुका है। लोग घरों में छुपे हुए हैं। सच तो ये है, लोग मानसिक रूप से कष्ट झेल रहे हैं। किसी भी इंकलाब के बाद स्थिति ऐसी नहीं होती है। इंकलाब के बाद तो लोग जोश और खुशी में जिंदगी को संवारते हैं, देश की तरक्की को नजर में रखते हैं, लेकिन सब कुछ एक ऐसे आदमी के चंगुल में जा फंसा है देश कि देश का चेहरा ही बिगाड़ कर रख दिया है। इंकलाब की संस्कृति को कुचल कर रख दिया है। मुझे लगता है कि गौहर मुराद कब की बात कर रहे हैं, क्या आज की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क की बात कर रहे हैं या ईरान की बात कर रहे हैं? मैं कई बार उसको करने की कोशिश करता हूँ पर विचारणीय है।
लगता है 1982 की इस बातचीत को हम जो नासर शर्मा से है उसको सुन रहे हैं, बल्कि लगता है कि अभी हाल में ही हम हाल के मौजू पर ये बात हो रही है। अदब में बाई पसली का बेहतरीन संपादन निश्चय ही अफ्री एशियाई साहित्य को जानने और समझने का मौका देगा और साथ ही मिडिल ईस्ट की संरचना को समझने में मदद करेगा। इस बड़े काम को प्रकाश में लाने के लिए डेफिनेटली राजकमल प्रकाशन ने जो एफर्ट किए हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत ही उनके लिए बहुत बहुत आभार है कि कम से कम पाठकों तक आपने इस चीज़ को पहुंचाया। ये आप उनके ज़रिया बने, रियली बहुत हम आभार मानते हैं मेरे ख्याल है एज ए पाठक, मुझे ये लगता है। दूसरा, मुझे एक छोटी सी टिप्पणी और करनी है इसमें कि अगर इसका पेपर बैक भी आ पाता तो इसकी कॉस्ट थोड़ी डाउन हो पाती, ताकि इसकी अप्रोच लोगों तक और ज़्यादा हो पाती, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा एक सुझाव तौर पर मैं रखता हूँ। और इस चीज़ के साथ कि नासरा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने बड़े काम को हम लोगों को, मिडिल ईस्ट को, अफ्रो एशियाई कंट्रीज़ को, हिंदुस्तान के बाहर के उन मुल्कों को जो कि उपेक्षित भी रहे हैं, उन मुल्कों को जिनको पढ़ने के लिए तरह तरह की मनोवृत्तियाँ भी काम करती हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनको अच्छे से स्थापित करने के लिए बेसिकली मुझे लगता है आपने ये हमारे साथ इस चीज़ को शेयर किया। मैं इसके एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये नासरा जी के ऊपर कविता है, नदी। समय की छाती में घोंपने वाले तेज धारदार हथियार को अपनी मुट्ठी में थाम लेने की हसरत लिए वो औरत बह रही है एक नदी की तरह। सरहदों के आर पार, देश और प्रांत की सीमाओं से परे, टकराते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों और गगनचुंबी पहाड़ों से, बनाती हुई अपना रास्ता, जूझती हुई शालमली की तरह, जो कभी अपने घर और कभी घर के बाहर के बीच तलाशती है अक्षयवट मानवता का। नदी की तरह लगातार बहती हुई इस नदी में खौलते पानी के बुलबुले हैं, लावा है, तनी हुई आंखें और चटकती हुई नसें हैं, जो इतिहास की बदलती करवटों की तारीख करती हैं दर्ज और खोलती है गिरह, बंद होती नजर और कुंद होती अक्ल की। ये नदी तलाशती है कभी इंसानी जज्बों में खूबसूरत गजल, बहती रही है जो उन दरख्तों के सायों के बीच जहां बारूद के ढेर पर मनाए जाते हैं जश्न, और गलियों में बहते इंसानों की खून से किए जाते हैं मजहबी इंकलाब के घोषणा पत्र पर दस्तखत। नदी की तरह बहती उस औरत के अंदर अनवरत बहता हुआ पारदर्शी पानी का सोता है, समय की धार पर बढ़ता ही जाता है उसके अंदर का गहरापन। रेगिस्तान की धूल में अपने सपनों के हरेपन को बचाती हुई, अपने ही अंदाज में बहती हुई एक अल्हड़ नदी अपने दोनों किनारों को कर देती है विरोधी धूल भरी हवाओं की धारा के हवाले, जिसमें डूबे हुए उसके सिरे वहां तक जाते हैं जहां फव्वारे लहू रोते हैं, और जो संसार होने की पीड़ा ही नहीं, ताहिर बटुए वाले के जख्मों पर फाहा रखती कुबरा और सुगरा की संवेदना को समेटते हैं। गहरे तक महसूस करती संवेदना के साथ होती हुई एकाकार, 7 नदियों की ये नदी बनते हुए बहिश्ते जहरा, मिलते हुए समुंदर में मिटते देखते हुए बसाई गई अपनी संस्कृतियों को मादा रखती है उस समुंदर के खिलाफ बगावत करने का, जो पानी के हर छोटे बड़े स्रोत को लील लेना चाहता है, एक नई लीक बनाकर चलने का सपना पाले। ये नदी सदियों से बह रही है और बहती रहेगी सदियों तक। शुक्रिया।